नमस्कार दर्शकों, एसीएन की इस खास पेशकश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक ही शख्सियत में अगर ये सारी खूबियां मिले तो हम दूसरा क्यों सोचें, इनको ना सोचें। जी हाँ, हम सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं सोनाली चक्रवर्ती मैडम की। डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके बिजी शेड्यूल से मैंने उनसे चंद मिनट उनसे मांगा कि उधारी दे दो, क्योंकि वो समाज सेवा हो, गीत का प्रशिक्षण हो, सारे में इतनी खूबी रखती हैं कि वो हर वक्त व्यस्त रहती है। हमने उनके समय से कुछ समय मांगा और अपने यहाँ उनको आमंत्रित किया और हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती मैडम से। तो मैडम, आपका सबसे पहले स्वागत है। सोनाली मैडम का हंसमुख चेहरा हर वक्त एक ताजगी सा बिखेरता है, सभी के मन में भी और सभी के जीवन में भी। तो मैं सबसे पहले आपसे पहला सवाल दागना चाह रही जी, हूँ कि बिल्कुल। आप अपने परिचय में स्वयं को हाउसवाइफ बताती हैं और हम जानना चाहते हैं कि एक तरफ जहाँ लोग कुछ कर दिखाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और इतनी कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग कामयाब हो पाते हैं और कुछ नहीं। आप इन सब की सोच को दरकिनार करते हुए होम मेकर ही क्यों कहना चाहती हैं? आपने सोच की बात कही ना, सोचने वालों की दुनिया, दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। क्या बात है। इसीलिए ये जो हाउसवाइफ शब्द है, अभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने होम मेकर कहने कहा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। बात क्या है, ये जो होम मेकर या हाउसवाइफ या गृहिणी शब्द है, ये सबसे अंडररेटेड जॉब है हमारे देश में। किसी भी महिला से पूछो यदि वो हाउसवाइफ है कि आप क्या करते हैं, तो वो कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती। मैं इस सोच को बदलना चाहती थी। तो इसीलिए मैं कुछ भी करूं, मैं चाहती हूं अभी भी कि मैं जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी कि होम मेकर को देश का सर्वोच्च पद घोषित किया जाए, उसे मान्यता मिले कि ये सर्वश्रेष्ठ पद है। हिंदी में कहे तो जब हम गृहिणी, गृह वधु या गृह स्वामिनी कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ज्यादा महिमामय लगता है। तो अपनी भाषा से प्यार करना ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसीलिए कुछ भी काम करती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे घर की पूरा जो संचालन है, पूरी धुरी मेरे ऊपर टिकी हुई है। तो मैं इसीलिए सारा परिचय लिखती हूँ, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप अपने लास्ट में एंड हाउसवाइफ क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेरी पहचान वही है। वो घर मेरी शक्ति है, मेरा कर्म क्षेत्र है। वहां से निकल के पूरी ताकत से मैं दुनिया के लिए काम कर पाती हूँ। इसीलिए मैं ये हाउस मेकर, होम मेकर कहलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले आपने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था, जिसका सकारात्मक जवाब भी आया, ऐसा जी। मुझे पता चला। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर असभ्य भाषा व गलतियों के खिलाफ कानून चाहती हैं। ये क्या था पूरा मामला, आप बताइए। भाषा के लिए मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, और पिछले कुछ वर्षों में बच्चों की और ओटीटी के चलते, शायद ज्यादा वेब सीरीज के चलते, भाषा का बहुत ही कहना चाहिए कि दुष्प्रचार कहते हैं या नीचे गिरना, उसका स्तर इतना गिर चुका है। कभी घर में गलती से भी जोर से टीवी चल जाए, तो घर में यदि महिलाएं और बच्चे घर में हैं, तो आपको कान बंद कर लेने पड़ेंगे। बीच में आपसे बोलना चाहूंगी जी। कि जैसे आप पढ़ी लिखी हैं जी। और काफी यानी विद्या सभी ने हासिल किया, ग्रहण किया है, लेकिन ओटीटी इससे अनभिज्ञ हैं। जी। पहले आप दर्शकों को बताएं कि ओटीटी है क्या। ओटीटी का मतलब है, आज आपको किसी भी सिनेमा या सीरियल को देखने के लिए आपको सिनेमा हॉल जाने की जरूरत नहीं है। आपके छोटे से मोबाइल, टैब, लैपटॉप पर आ चुका है। सारी फिल्में आपके, मतलब एक उंगली के इशारे पे आपके सामने हैं। हम बच्चों को रोक भी नहीं सकते कि आप ये फिल्म देखने मत जाओ। और इसमें अभी काफी बहुत सारे सीरियल्स के तीसरे सीजन शुरू हो रहे हैं, जिसमें गालियों की भरमार है। गाली का अर्थ ही होता है किसी ना किसी की माता, बहन, महिलाओं पर बेहद ही अपमानजनक और अभद्र भाषा में कुछ कहना, जिसको सोचा जाए तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाती है। मुझे हंसी ये आती है, और साथ में इनकी रुचि पर भी डाउट होता है, कि जब हम लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखते हैं, मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत पसंद है मुझे। उनकी भाषा में इतनी गालियां हैं, और वो पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, सारे स्टूडेंट सामने बैठे हैं और उस पर एंजॉय कर रहे हैं। माओ के ऊपर एक विभत्स गाली दी जाए और सब लोग तालियां बजा के हंस रहे हैं, तो ये रुचि इतनी नीचे कैसे गिर रही है। हम लोग कहाँ तो काम कर रहे हैं महिलाओं को उठाने के लिए, महिला सम्मान के लिए इतने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं देश में। इस बार 26 जनवरी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पूरा हम महिलाओं को समर्पित करेंगे, हमारा गणतंत्र दिवस। लेकिन आप भाषा में ही नहीं ला पा रहे हैं। हमारे भिलाई में भी आप सिविक सेंटर चले जाइए, वहां लड़के लड़कियां बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना मैं बच्चे जब कह रही हूँ, उसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं।
हर चीज का दोष आप लड़कों पे नहीं दे सकते। उनकी बराबरी करने के लिए ना लड़कियां आजकल गालियों पे उतर आई है। उनसे ये तो नहीं हो रहा है कि वो कलेक्टर कमिश्नर बन के बराबरी करें। सही बात। अभी दुर्ग की कलेक्टर प्रकाश चौधरी, ऋचा मैडम है, तो वो कितना बड़ा उदाहरण है सही कहा। कि उनको देखकर उनकी बराबरी करने का प्रयास करें लड़कियां तो बेहतर होगा। लेकिन उनको लगता है कि मैं शराब पीऊं या गालियां दूं तो मैं लड़कों की बराबरी कर रही हूँ। इस सोच को बदलने की भी जरूरत थी। तो हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और उसकी चिट्ठी के बाद उन्होंने उसका सूचना प्रसारण मंत्री को वहां से पीएमओ से गया, वहां से मुझे लेटर आया और उन्होंने उस समय 18 ओटीटी बंद करवाए। लेकिन जो ज्यादा पावरफुल ओटीटीज है वो तो चल ही रहे हैं। तो उसके लिए हमारा पत्र लिखन निरंतर जारी है। उन्होंने हमें काफी नंबर्स दिए जो हमारी आगे मदद करेंगे, हम इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ओटीटीज पे ऐसा कानून है कि वो गालियां न दे, तो काम होना है। अगर सब ऑब्जेक्शन करेंगे तभी हो पाएगा ना। लोगों को तो अच्छा लग रहा है, हमें अपने मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आप गृहिणी हैं, गृहिणी के साथ आप सोशल वर्क में भी आगे हैं। जी। संगीत की विधा से भी आप काफी लंबे समय से जुड़ी हैं, प्रशिक्षण भी दे रही हैं। जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप पिछले 25 सालों से संगीत का संचालन करा रही हैं, कक्षा का, और अपनी संगीत कक्षा को मात्र संगीत तक ही सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि उसे व्यक्तित्व विकास से और कक्षा में बदल भी रही हैं। जी। ये आप किस प्रकार से करती हैं और उसमें क्या क्या काम होते हैं, इसके बारे में बताएं, और इससे बच्चों और महिलाओं को कैसे फायदा पहुंच सकता है या पहुंच रहा है, ये बताएं। जी, आपने बहुत अच्छी याद दिलाई कि मैं 25 साल पहले से काम कर रही हूँ। इससे मेरी उम्र का पता तो नहीं चल रहा है ना? पक्का नहीं, आपके चेहरा बहुत त्वचा से पता नहीं चलना चाहिए ना, बातों से चल जाए तो चलेगा। 25 साल पहले, कहना चाहिए 90s में जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, तो उस समय भिलाई में, पूरे भारत की बात नहीं करूंगी, मैं जहां से काम कर रही हूँ दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ में, महिलाएं उतनी भी घर से नहीं निकलती थी। और उसके बाद कुछ सीरियल आने लगे जैसे किटी पार्टी, शोभा डे जी का लिखा हुआ सीरियल था। तो महिलाएं निकलती थी तो उनका जो एक चिट फंड खेलते थे वो, उसका नाम उन्होंने किटी किया, उसमें गेम्स जोड़े, वहां पे गॉसिप होते थे या थोड़ा बहुत अपना मन हल्का करते थे लोग, महिलाओं एक दूसरे के साथ बैठ के, सहेलियों के साथ। तो उस समय मैंने 2001 में मेरा बेटा 2.5-3 महीने का था, मैंने उसको लेके म्यूजिक क्लास की शुरुआत की। दोनों में सोच ये थी कि एक तो ना बहुत छोटे बच्चों के लिए कोई म्यूजिक क्लास नहीं थी, जैसे 10 साल के कम में कोई गुरुजी नहीं लेते थे बच्चों को। तो मुझे लगा अगर बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना है कैसे पता चलेगा। तो मैंने 4 साल के भी बच्चे लिए क्लास में। पहले दिन एक बच्चा था, तो एक हफ्ते में 17 बच्चे हो गए। लोग चाहते थे कि उनके बच्चे किसी पॉजिटिव जगह पर जाए। मैं मरोदा के अपने घर में ही ये काम करती थी। फिर मैंने अपने क्लास के दौरान उनको क्लासिकल म्यूजिक तो सिखाया ही। जब 2-3 साल तैयार हो गए तो खैरागढ़ विश्वविद्यालय से परीक्षाओं भी दिलाने का फॉर्म भरा। उसके बाद फिर उनको व्यक्तित्व विकास की जो बात आपने की, फिर वो चाहे पानी की समस्या हो तो बच्चों से चिट्ठी लिखवाई कि बड़ों को कि आप हमारे लिए तो पानी छोड़ेंगे ही नहीं, आप पूरा गाड़ी धो के खराब कर रहे हैं। ऐसी कई चीजें, चाहे वो पक्षियों के लिए घर हो, अवेयरनेस हो, चाहे वो पानी के लिए नुक्कड़ नाटक हो, वो सारा चीजें इसी क्लास में म्यूजिक के साथ सिखाया जाता था। उस समय मैंने ये देखा कि जो माताएं बच्चों को छोड़ने आती थी वो घर के बाहर समझ लीजिए 1 घंटा वेट कर रही हैं, तो सिर्फ गैर जरूरी विषयों पर बात कर रही हैं। या तो बुटीक हो गया, पार्लर हो गया, बाई तो एक समस्या है ही। तो मैंने फिर कुछ दिन बाद माताओं को बुलाया कि आप लोग बच्चों को यहाँ पे छोड़ के अगर वेट ही कर रहे हैं, क्लास में बैठिए ना, आप यहाँ जो भी बताया जाएगा वो सीखिए, तो आप अपने बच्चों को उसके बारे में घर में सिखा सकते हैं, आपका बच्चा बेहतर परफॉर्म करेगा। ये बात माताओं को समझ में आई। जब 2-4 महीने में अब क्लास में बैठो तो खुद ना गाए, ये भी संभव नहीं। तो 2-4 महीने में जब वो माताएं गाने लगी, और मैंने उनको फिर कहा कि जब ये फॉर्म भर रहे हैं हम, आप भी भरिए। 6 साल का बड़ा कठिन कोर्स है संगीत विशारद, लेकिन अगर आप कर लेती हैं तो आपके पास एक डिग्री होगी ना। अभी आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, या उसमें से कई महिलाएं सिर्फ 12वीं पास थी, तो उनको अच्छी लगी ये बात। तो आज तो खैर 1000 से अधिक बच्चे मेरे पास से सीख कर एग्जाम दे चुके हैं, और 30 से अधिक माँ बच्चों की जोड़ियां हैं जो एक साथ एग्जाम देते थे। उसमें कई लोगों में माँ ने बच्चों से बेहतर नंबर लाए जब साथ में सीख कर। और वहीं से शुरू हुई स्वयं सिद्धा की भी। स्वयं सिद्धा की भी हमको लगता था कि सिर्फ महिलाओं के लिए अगर किटी पार्टी से निकलना है तो किटी पार्टी, हाउसी, दोपहर को सोना, सीरियल, इन सब से दूरी बनाए जाए तो इन्हीं हाउसवाइफ्स के पास और भी 4-5 घंटे बचते हैं जो वो समाज के लिए कर सकती हैं। मैंने कहा ना कि उनका काम अंडररेटेड। बच्चे भी उनको आराम से कहते थे कि मम्मी तुमको नहीं आता,
अरे तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता। तो पहले तो महिलाओं को बताना पड़ेगा कि खुद को ग्रूम करना जरूरी है। शादी हुई है, मोक्ष प्राप्त नहीं हो गया है कि आपने सब छोड़ दिया। तो हम लोग ने वहां से ये काम शुरू किया। ये वो समय था जब भिलाई में कोई कंपटीशन अगर होते, समझ लीजिए म्यूजिक कंपटीशन है, तो उसमें कहाँ तक एज है, अप टू 18 ईयर्स, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मंच था, महिलाओं के लिए कोई मंच नहीं था। ये 2000 की शुरुआत की दिनों की बात है। लेकिन जब हमने सीख लिया, हमने गाना प्रिपेयर किया, अब हम चाहते थे कि जो समाजों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा जो म्यूजिक कॉम्पिटिशन होते हैं, नगर निगम से होते हैं प्रोग्राम, हमको भी स्टेज चाहिए। लेकिन जब जाते थे तो फॉर्म में कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं तमेर सर मेयर थे उस वक्त, डॉक्टर तमेर, मैं उनके पास गई अपनी टीम के साथ, बोली सर हमको भाग लेना है, तो यहाँ दुर्ग में कंपटीशन हो रहा है, आप कुछ इंटरफेरेंस कीजिए। तो उनको मेरी बात बहुत पसंद आई, वो खुद भी बहुत अच्छे इंसान थे और कल्चरल भी थे। उन्होंने फोन किया और उस कंपटीशन के फॉर्म्स में फिर 22 एंड अबव का भी एक ऑप्शन देने लगे। तो मैं अपनी टीम के साथ गई और पूरे कॉलेज के बच्चों को भी फिर भाग लेने का मौका मिला। तो उन सबके बीच में हम फर्स्ट आए, क्योंकि हमने बहुत सारी क्रिएटिविटी जोड़ी थी। तो वो दिन था। आज हमने कई रिकॉर्ड बना लिए। मैंने भिलाई महिला समाज के साथ 80 महिलाएं, महिला मतलब विवाहित महिलाएं, हमारे देश में महिलाएं और विवाहित महिलाएं में बहुत अंतर है। नहीं, मैंने देखा भी कि आपकी टीम का कभी कवरेज कहीं निकलती हूँ तो पूरी मैरिड ही वुमेन ज्यादा है, पूरी हाउसवाइफ्स। उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाया मैंने, उनको दिमाग का यूज करना बताया, तो वो घर में भी काफी इज्जतदार पोजीशन रखती हैं कि मम्मी का प्रोग्राम है, बच्चे भी एडजस्ट करते हैं। तो उसके बाद हमने कई रिकॉर्ड बना लिए, चाहे वो 15 महिलाओं का हो, 45, और पिछले साल तो 100+ हाउसवाइफ का 3 घंटे का शो, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और आज की डेट में भिलाई में जितने प्रोग्राम हो जाए उसमें 80% मैरिड महिलाओं के साथ ही रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। उसमें हमारे ग्रुप से जाते हैं, हमारे ग्रुप से लिए जाते हैं, जो यहाँ तैयार होते हैं, वर्कशॉप्स लेकर तैयार करती हूँ। हमारी सहायता करते थे कई लोग, फिर हमारी सहायता में आए। शुरू में सबको लगता था, इवन उनके हस्बैंड को लगता था, ये लोग जाके गॉसिप भी तो करते होंगे या किटी पार्टी तो है। लेकिन जब उन्होंने राज्योत्सव में कमिश्नर सर को देखा कि हमको बेस्ट प्रोग्राम ऑफ 2014 का अवार्ड मिलता है, तो उनको लगा हस्बैंड्स को कि ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं। ये लोग आज वहां जाके खड़े हैं जहां पे मैं नहीं पहुंच पाया अभी तक। सोच बदलने वाली जो बात है ना, हमारा काम सिर्फ सोच बदलना है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है कि मैं ये कर लूंगी, एकदम दुनिया बदल दूंगी। 2-4 लोगों की भी सोच बदले ना, तो उनकी बेटियों को फायदा होगा। रिकेश भैया, रिकेश सेन जो अभी विधायक हैं, उस समय पार्षद थे, बहुत छोटे से थे, अभी भी वो छोटे ही हैं। तो वो हमारा घर ढूंढते हुए मेरे घर आए थे और उन्होंने कहा दीदी मुझे ये प्रोग्राम कराना है वैशाली नगर में। उस समय हमारे लिए वैशाली नगर बहुत दूर था, वैशाली नगर दूसरा विधानसभा, मैं रिसाली में रहती हूँ। तो मैंने कहा भैया पूरी लेडीज का ही टीम है। हाँ, तो तभी तो दीदी मुझे पता है ना कि आप लोग हर काम में सिंसियर है, ये भी अच्छा होगा, वहां पे हजारों महिलाएं रहेंगी। वो हमारा पहला प्रोग्राम था, 5000 से अधिक दर्शक होंगे। आप रिकेश भाई के प्रोग्राम तो जानते ही हैं। उन्होंने हम पे भरोसा दिखाया, कलाकार के साथ कैसा बिहेव करना है, कि हम लोग की टीम गई, उसको कितना सम्मान देना है, वो कैसा स्टेज होना चाहिए, कहीं कोई तकलीफ नहीं। कई सालों तक उन्होंने हमको मंच दिया। उससे जो छत्तीसगढ़ की मैंने पहली महिला लाइट एंड साउंड शो राइटर डायरेक्टर हूँ, वो मंच उन्होंने दिया हमको, कि हमको लगातार फिर मंच मिलता रहा। उसके बाद तो माउंट आबू कलाकार सम्मेलन ब्रह्मा कुमारी इसका से लेके दिल्ली, गोवा, हमने ये हाउसवाइफ्स की टीम ले जाके शो किया। और ये हम लोग को हमेशा स्टैंडिंग ओवेशन मिला जब भी हमने कहा कि हम लोग मैरिड वुमेन है। ये काम इतना अलग है, ये मुझे नहीं पता था जब मैं शुरू की थी। अभी मैंने इनका तारुफ, इनका परिचय कराते हुए बताया था कि एक ही शख्स में अगर सारी खूबियां मिले तो क्या बात है। गीत संगीत के अलावा अब हम इनके लेखन पे आते हैं। ये बहुत अच्छी एक लेखिका भी है और अपनी किताब छोटा ख्याल जो इन्होंने लिखा है, जिसकी रचना की है, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। किस तरह की किताब है और क्या इसका उद्देश्य है और कैसा आप उसमें सार प्रस्तुत करी हैं? ये मेरे संस्मरण है, जो इतने सालों की मेरी जर्नी है, तो उसमें मेरे अधिकतर मेरे परिवार के लोगों का वो है। मैंने कहा ना कि मैं बहुत पारिवारिक हूँ, तो चाहे मेरी सासू माँ है, मेरे बाबा है, हस्बैंड है, बेटा है, और इनसे जुड़ी कई तरह की चीजें हैं। प्लस छोटा ख्याल का मतलब होता है
राग जो गाते हैं हम संगीत में, उसमें एक बड़ा ख्याल होता है, एक छोटा ख्याल। तो छोटा ख्याल को मध्य लय में गाया जाता है। तो इस छोटा ख्याल का मतलब ही है कि मेरे जीवन राग का ये मध्य राग की मध्य ताल की बंदिश है, ये कहना चाह रही थी मैं उसमें। दो अर्थ हुआ छोटा ख्याल का, जीवन से जुड़ा हुआ भी, हाँ, और म्यूजिक संगीत से। हाँ, संगीत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने पहले किताब का नाम ऐसे सोचा कि कोई ना कोई सांगीतिक नाम होना चाहिए उसका। तो अभी तक भी जितने नाटक हमारे होते हैं वो भी मैंने ही लिखे हैं, लेकिन वो कहीं छपे नहीं है, मंच पे वंचित हुए हैं। और तो कई आने वाले दिनों में क्या उनका यानी छापने का इरादा रखती हैं? हम लोग अभी एक मैगजीन निकालने वाले हैं, जो स्वयं सिद्धा के पिछले 20 सालों के कार्य और जो महिलाओं को मैंने अभी लेखन के लिए प्रोत्साहित किया, उनके लिखे हुए आर्टिकल्स। बहुत सारी महिलाएं हैं जो डिप्रेशन की शिकार थी और उनको कोई और कुछ भी स्किल नहीं आती, तो मैंने कहा जिसके लिए भी मन दुख रहा है ना, वो लिखना शुरू करो। तो आज उनमें से कई की 5-5 किताबें निकल चुकी है, क्योंकि फिर उनको वापस जिंदगी में लाना काम था। ये सारे अनुभव और कहते हैं ना, दर्द जो है वो शब्दों में उतर जाता है। जी, तो वो शब्दों में उतारने से उनका मन का दर्द हल्का हुआ, इस तरीके से वो निकल गई डिप्रेशन से। अब वो समाज के लिए काम कर रही है। तो हम लोग उस किताब का नाम रखे हैं प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन मतलब वापसी, लौट आना, ये खुद से खुद की ओर प्रत्यावर्तन। हम लोग अभी 1 महीने में ये निकल जाएगी, इस पे काम चल रहा है। हमारी बातें लगातार जारी रहेगी। यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, आप सभी बने रहिए इस खास पेशकश के साथ। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है: लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बैंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता।
अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है आप सभी के सामने में और अपने सवालों को सोनाली मैडम पे दागने में तैयार हूँ। और अब इनसे पूछना चाहती हूँ कच्ची धूप। जी हाँ, कच्ची धूप आपकी स्लम क्लास है। इस क्लास के विषय में हमें बताएं और आप इसको किस कॉन्सेप्ट के तहत चलाती हैं और उसमें क्या क्या काम होते हैं और कितने बच्चे भी इससे जुड़े हैं, ये बताएं। जी, ये शुरुआत भी मेरी म्यूजिक क्लास से ही हुई कि बहुत सारे बच्चे आते थे, जैसे मेरे प्रेस वाले का बेटा है या बहुत से ऐसे बच्चे आते थे दूध वाले का बेटा कि मैडम ये क्लास चलती है, मैं भेज सकता हूँ क्या? बोली क्यों नहीं मैम, फीस नहीं दे पाएंगे। बोली नहीं चाहिए फीस। ऐसे करके ये बढ़ता रहा। फिर मुझे लगा जो बच्चे मेरे घर तक पहुंच गए वो तो सीख रहे, लेकिन बहुत से बच्चे हैं इनकी बस्तियों में जो नहीं सीख पाते हैं। ये काम मैं बचपन से करती हूँ। क्लास 8 में मेरी सहेली थी संध्या और श्रद्धा, हम तीनों मिलकर ये झोपड़पट्टी में जाना, जहाँ LIC कॉलोनी के बाजू में, वहाँ बच्चों को हाइजीन सिखाना, उनको पढ़ाना ब्लैक बोर्ड पर। ये बहुत बचपन से करते हैं। हम लोग को बस्तियों में कैसे जाना है, उनसे कैसे घुलना मिलना है, ये काम मुझे आता है। तो हम लोग शुरू किए काम मैंने कि हम लोग समर कैंप्स चलाते हैं। जो पैसे वाले घर के बच्चे हैं वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं स्किल्स। वो बच्चे लोग आवारागर्दी करते रहते हैं, मम्मी पापा काम में चले जाते हैं, नशे की विरस में पड़ते हैं, लड़कियां मुश्किल में पड़ती हैं क्योंकि कोई जागरूकता का कुछ नहीं है। तो मैंने एक खुले मैदान में रिसाली में शुरू किया था काम। पहले दिन एक बच्ची थी जो मेरी म्यूजिक क्लास की थी, शिल्पी। दूसरे दिन 3 आए, एक हफ्ते में 36 हुए और मजा आया जब 15 दिन बाद उसमें 93 बच्चे थे। उसके बाद तो फिर संभाल नहीं आती। हाँ, फिर वो बहुत बच्चे आते थे, उनको एक साथ नुक्कड़ सिखाना। वो बच्चे लोग और इतनी उनमें ताकत है, कहना चाहिए भूख, आग। वो दूसरे बच्चों से 10 मिनट ज्यादा सिखाओ तो सीख जाते हैं। क्या क्या होती है वहाँ पे? व्यक्तित्व विकास, कैसे कपड़े पहनना है, बाल कैसे बनाना है, बातें कैसे करना है, थिएटर ट्रेनिंग से उनके मन की बातें निकालना, भाषा पे काम करना, म्यूजिक सिखाना, नुक्कड़ ट्रेनिंग करके कैसे लोगों के सामने खुद को पेश करना, प्लस उनकी पढ़ाई में जितनी हेल्प हो सके। तो स्कूल तो जाते ही थे, पर भाषा का ये भी सुना और रिसर्च भी है, समझ जाओ, जिसमें आप 1 रुपए भी कहीं से आप नहीं लेती, जो कुछ है सब अपने पास से लगाती हैं। कई बार आपके हस्बैंड जो भैया हैं मेरे, उनसे भी चर्चा होती तो बताते हैं क्या करूं, देना है, पत्नी है। नहीं, इतनी मजबूरी में नहीं देते हैं। वो ये काम करते हैं मेरे साथ मिलकर ही मैं ये काम कर पाती हूँ। नहीं, मेरे बोलने का तात्पर्य है कि आप कहीं से 1 रुपए भी वो नहीं लेती हैं। अब वो देखिए, उन गरीब बच्चों से मैं क्या रुपए लूंगी। इवन ये भी नहीं, मेरे क्लास में भी ज्यादातर जो बच्चे आते थे ना, किसी ना किसी घर में कोई ना कोई समस्या होती थी, लेकिन म्यूजिक सीखना है तो उसमें हमारा चलता था। ये जो 15-20 साल हम हर साल कार्यक्रम करते थे, ये भी पहला हमने शुरू किया था कि 4 से 14 साल के बच्चों के द्वारा 2.5 से 3 घंटे का म्यूजिक नाइट। वो पहले कोई नहीं कर पाता था क्योंकि इतना भरोसा नहीं। तो उसमें मंच संचालन से लेके अतिथि स्वागत तक, एंकरिंग सब बच्चे करेंगे। उसी में उन लोग नाटक भी पेश करेंगे। ये सब जो सिखाती थी वो भी निःशुल्क, इतना बड़ा कार्यक्रम भी निःशुल्क। और किसी समझदार माता पिता ने पूछा भी नहीं कि मैडम इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो कुछ देना है क्या। चल रहा है, जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक चलते भी रहेगा। सभी खूबियों में एक खूबी मेरी से मिस हो जा रही है, पत्रकारिता की। जी, आप एक बहुत अच्छी एंकर हैं। काफी स्टेज में जब आप पहुंचती है तो मैंने देखा है कि
सोच में पड़ जाते हैं कि सोनाली अब मंच हाईजेक कर लेगी। आपकी एंकरिंग जब शुरू होती है तब जी। लोगों के होश उड़ जाते हैं। आपके शब्दों में वो सार होता है, आपके अल्फाजों में वो कशिश होती है कि लोग बैठकर सुनना ही पसंद करते हैं और देखना सुंदर तो आपको पसंद करते हैं। तो मैं सवाल पत्रकारिता से जुड़ा हुआ करती जी हूँ जी कि एक हाउसवाइफ होते हुए भी आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी काम किया है जी और बहुत से महत्वपूर्ण साक्षात्कार किए हैं, बहुत बड़े कलाकारों के साथ मंच संचालन किया है। ये यात्रा कैसी रही और इस दौरान आप किन किन लोगों से मिली, हम जानना चाहेंगे। बहुत लंबी सूची है और ये भी मैं कहूंगी ईश्वर कृपा है कि मुझे काम करने का मौका मिला। मैं भिलाई के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में एज अ फ्रीलांसर काम करती थी। मैंने 5 साल तक काम किया। उस समय जितेंद्र शर्मा सर एडिटर थे, उनके मार्गदर्शन में काम किया। वो बहुत ही प्रिंट मीडिया सकारात्मक। में जी, कौन सा प्रिंट, पेपर? दैनिक भास्कर। अच्छा। जी, दैनिक भास्कर में मैंने 5 सालों तक, मेरी 100 से अधिक बाइलाइन स्टोरीज हैं अच्छा। और मेरा एक कॉलम चलता था, चर्चा में है मेरे पिया। अच्छा। तो उसमें जो जितने फेमस व्यक्ति हैं, जो बहुत ऊंचे पद पर हैं या सेलिब्रिटी हैं, उनकी वाइफ से उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें वो हम लोग लेते थे। तो ये शुरू ही हमने कलेक्टर कमिश्नर से किया और 16 हफ्ते चला और डॉक्टर रमन सिंह की धर्मपत्नी जी से इंटरव्यू करके खत्म किया। फिर सर बोले अब इसके नीचे तो जा नहीं सकते सोनाली, कैसे करें? बोले सर बंद करेंगे कॉलम, क्योंकि हमको तक के पहुंचना पड़ता, हम लोग नीचे नहीं आ सकते। तो उस वक्त वो जो काम है, मेरा बच्चा छोटा, घर में सासू माँ है 80-85 साल की, उसके बाद म्यूजिक क्लास है, स्वयं सिद्धा है, साथ में ये काम मैंने इतना एंजॉय किया। वो मेरे जीवन के बेस्ट 5 साल थे मैं ये कहूंगी, क्योंकि हम लोग बहुत पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब पूरा पेज भी कभी कभी मैंने निकाला। साल पहले की बात है? 2009 से 2014 तक किया। फिर मैंने हिंदी साहित्य में पीएचडी शुरू की कि मैं जहां जाती थी इन लोगों से मिलके मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी चाहिए। अच्छा। जब तक मैं खुद नहीं बढ़ाऊंगी, मैं महिलाओं को कैसे एनकरेज करूंगी कि आप शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा और मैं, वो 10वीं का पढ़ाई कर रहा है, मैं पीएचडी का थीसिस लिख रही हूँ, ऐसा माहौल था घर में। और तभी बहुत लोगों से मिलती, जैसे एक छोटा सा घटना मैं बताऊं, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी हैं जिन्होंने मोहन वीणा का निर्माण किया है, तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए मुझे भेजा था जितेंद्र शर्मा सर ने। तो मैं जब इंटरव्यू लेने गई तो उनके साथ बहुत सारी बातें हुई म्यूजिक पर। तो उन्हें कहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको संगीत का कुछ नॉलेज है? तो मैंने कहा जी सर मैं थोड़ा सा सीखी हूँ और संचालन भी करती हूँ, मंच ऐसा वैसा। तो मैंने उनका बहुत मजेदार ढंग से उनका इंटरव्यू को पूरा छाप भी दिया और उनके मोबाइल में किसी का फोन आया तो उसमें करीना कपूर की फोटो थी ऊपर। तो मैंने वो भी एक अलग बॉक्स में लिख दिया कि पंडित जी के मोबाइल में मैंने करीना कपूर जी का देखा स्क्रीन सेवर, तो मुझे बहुत मजा आया। अब मैंने छप तो गया, पेपर निकल गया रात को। अब मुझे सुबह डर लगने लगा कि कहीं कोई बुरा ना मान ले, वो अंतरराष्ट्रीय स्टार हैं। सुबह 8 बजे उनका फोन आ गया मेरे पास और बहुत खुश, इतना जोर से हंस रहे हैं, अरे सोनाली इतना मजेदार इंटरव्यू, इतना बेहतरीन तुमने लिखा। फिर बोलते हैं आज शाम को मेरा कार्यक्रम है, आप संचालन करेंगी? मुझे 2 मिनट समझ नहीं आया कि अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम ऐसे भी मिलते हैं क्या, ऐसा भी होता है। तो मैंने उनके कार्यक्रम का संचालन किया। ऐसे बहुत लोग, वो चाहे रविंद्र जैन जी से लेकर बहुत, कुमार शानू जी का इंटरव्यू लिया, ऐसे बहुत है, चेतन भगत, तो सुनील पाल, तो श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, जब भी भिलाई आए तो मैं उनसे मिली हूँ, उनका इंटरव्यू किया है, उनका कार्यक्रम का संचालन किया है। और अनूप जलोटा से लेके पंडित राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, अनुराग बसु जी, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सीखा मैंने उन लोगों से कि इंसान जितना बड़ा होता है ना, उतना विनम्र और अच्छी भाषा और उतना अच्छा बनते जाता है। तो मैं उधर ही देखती हूँ। पत्रकारिता की बात चल रही है तो मैं एक सवाल, भले ही पत्रकार बंधुओं को बुरा भी लग सकता है जी, 2009 और 14 की बात कर रहे हैं, लगभग 10-12 साल का होता है। उस समय की पत्रकारिता और अभी की पत्रकारिता में आप क्या फर्क देखती हैं? क्या फर्क देखती हूँ? उस वक्त ना महिलाओं के लिए पेज जस्ट शुरू ही हुआ था, वो मेरे कार्यकाल में ही था। चाहे हरिभूमि हो, चाहे नवभारत हो, सुरुचि क्लब है, प्लस दैनिक भास्कर में महिलाओं को पेपर से जोड़ने के लिए शुरू हुआ था। उसमें बहुत पॉजिटिव न्यूज रहती थी, चाहे वो फैशन के बारे में बताए, पेरेंटिंग के विषय में बताए, चाहे महिलाओं के में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बताए, बहुत पॉजिटिव होता था। तो उस समय होता भी था भिलाई में पॉजिटिव। मैं अभी पत्रकारिता में बदलाव तो नहीं बोलूंगी, हुआ ये है कि शायद समाज में ऐसा हो गया है कि पत्रकार की कोई गलती नहीं है, कुछ खास हो ही नहीं रहा है। जो हो रहा है वो सिर्फ या तो गोलीबारी या तो गालियों से रिलेशन है, इसका मर्डर हो गया या उसने आत्महत्या कर लिया, हेडलाइंस इसी से भरी हुई है। ये देखकर बहुत निराशा होती है मुझे
इसमें समाज की गलती है। पत्रकार इवेंट तो पैदा नहीं कर सकते ना, तो वो करें कि अगर समाज में कुछ भी पॉजिटिव नहीं देते हैं तो। लेकिन हम जब भी कुछ काम करते हैं तो उसको जरूर हर पेपर ने बड़े पॉजिटिव तरीके से छापा है, तो हम उन सभी के बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हमको अच्छा काम करने के लिए लगातार एनकरेज करते हैं। तो मैं सभी से कहूंगी कि अपने आप को पॉजिटिव दिशा में लेके जाएं। आप गृहिणी हैं और आप एक बंगाली बाला हैं, जी जैसे जी विद्या बालन है, मशहूर है बंगाली बाला में, सोनाली जी। चक्रवर्ती बंगाली बाला में। जी साड़ी के विषय में मैं जानना चाहूंगी, आपकी साड़ी हमेशा एक मंच की पहचान होती है, क्रीज लगी हुई साड़ी, इसमें फूल, और ये आपकी पहचान है। सोनाली हाजिर मतलब साड़ी उसकी जरूर एक नजर मारते ये हैं। तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन हो गया है, ये बड़ा तो मेरे दिल के करीब। साड़ी से जुड़ी एक मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपकी साड़ी का जो प्रेम है, साड़ी के लिए आपका जो प्रेम है, इसके विषय में बताए हैं कि आपके परिवार में ऐसा माहौल नहीं था कि आपको साड़ी पहनना जरूरी है, जी जी। उसके बाद भी आपने साड़ी के प्रति काफी लगाव था, और इसके लिए प्रमोशन के लिए आपने क्या क्या काम किया? जैसे साड़ी एक अपना परिधान है, जी इसके वो और अच्छा परिधान बनाने के लिए आपने क्या किया? जी। ये भी उसी समय की बात है, ये उन दिनों की बात है जो 90s है ना, 95 में। और उसके बाद शुरू हुआ था, उस वक्त क्या है, शादी हुई है मतलब मुझे अब साड़ी पहनना है, ये उस समय मेरी उम्र की सब लड़कियां सोचती थी। तो हम लोग ने साड़ी पहनना शुरू भी किया। साड़ियों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने देखा ये एक ऐसा परिधान है जो आपके व्यक्तित्व को ना डिफाइन कर सकता है। साड़ी में आप मोटे हैं कि पतले हैं, आपका हाइट कम है ज्यादा है, आप गोरे हैं काले हैं, साड़ी उस सभी चीजों को ना ढक देता है, वो सिर्फ आपको ग्रेसफुल बनाता है। ये एक 6 मीटर का एक कपड़ा है जो कहीं से सिलाई नहीं है, लेकिन उसको पहनने के तरीके से ना वो आपको ग्रेसफुल बनाता है। उस समय सोनाली पहन ले तो और ग्रेसफुल हो जाता है। ये आपका प्यार है। लेकिन उसमें भिलाई में ये भी चल रहा था कि जो ये फेमिनिज्म हल्का हल्का उभर रहा था कि हम कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं। घरों में छोटी छोटी जो विरोध है कि मेरी शादी हो गई है तो क्या मैं जींस नहीं पहन सकती, ये सब भी चल रहा था। तो ये सब भी महिलाएं बहुत वेस्टर्न कपड़ों की तरफ चली जा रही थी, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मुझे लगा लेकिन साड़ी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ परिधान है, मैं साड़ी पहनूंगी। मैं कई जगह पिकनिक पर भी साड़ी पहन के चली जाती थी, तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता था कि आज तो जींस पहन सकती थी, भले मुझे मजा आता है। तो ऐसे करके क्या हुआ, फिर मेरे साथ वाले भी पहनने लगे। फिर हमने कई कॉम्पिटिशन्स करवाए, कभी माँ और बेटे का फैशन शो करवाया कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो, कभी मॉनसून क्वीन करवाया, कभी ऑनलाइन में पूरे देश भर से 270 महिलाओं ने भाग लिया था। कोरोना के बीच हमने साड़ी में फैशन शो करवाया था। ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स करवाए कि अब तो देखिए ये बुनकरों के लिए, और हर स्टेट की साड़ी मेरे पास है। मैं जहां भी घूमने जाती हूँ मैं वहां की एक साड़ी जरूर लाती हूँ, क्योंकि उस साड़ी में ना उस स्टेट का कल्चर होता है, वहां की बुनाई, वहां का कल्चर। चाहे आप कांजीपुरम साड़ी है एक्चुअली वो, कांजीपुरम जाए तो मैं वहां के लूम तक गई, कैसे साड़ियां बनती है, उनके जो इतिहास की चीजें हैं, माइथोलॉजी है, उनकी कहानियां आंचल पे रहती है। साड़ी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ दुनिया का हर कोई साड़ी पहने, चाहे वो फॉरेनर हो, और साड़ी दुनिया का नंबर 1 परिधान बने। लगातार हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा, हमारे सवाल आपसे जारी रहेंगे। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और सोनाली मैडम पे हम अगला सवाल परिवार से जुड़ा दाग रहे हैं, तो पूछना चाहेंगे कि आपके बेटे ने न केवल परिवार का बल्कि भिलाई और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, इसलिए आपसे पेरेंटिंग के विषय में बात करना बेहद आवश्यक है। हमारा घर के बाहर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी बच्चे की परवरिश के लिए किन किन खास बातों को आपने ध्यान में रखा, कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को भी दें, और नए माता जो अपने माता पिता होते हैं उनके लिए क्या जरूरी है, इसके दिशा निर्देश भी दें। बहुत धन्यवाद, बेटे को आशीर्वाद दिया आपने। एक बच्चे की परवरिश के लिए ना सिर्फ माता नहीं,
पूरा परिवार जिम्मेदार होता है, और इसमें मेरे पूरे परिवार ने साथ दिया। मेरी सासू माँ घर पे थी, मेरे हस्बैंड मेरे से ज्यादा टाइम देते हैं बेटे को, मेरे माता पिता पास में रहते थे। हमको ना बच्चे को सिर्फ प्यार देना रहता है, उससे ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं। हम लोग ना उसको कोई ऐसा शो का चीज नहीं समझे कि वो पैदा हुआ है तो इसको कविता सुनाए और इसमें फर्स्ट आए और इसमें ये करे। वो जो करना चाहता था उसने किया, इसलिए वो अच्छा कर पा रहा है। अगर वो कहता कि मैं ये इंजीनियरिंग नहीं, मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ, तो उसका जो बेस्ट होता है ना, मैं उसको उधर गाइड करती। अगर वो बोलता मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, हम लोग ने उसको छोड़ा था कि तू करना क्या चाहता है। तो इस वजह से वो अच्छा काम कर पाता है। और मम्मी के बाहर काम करने से बच्चे पे कोई प्रेशर आता है, ऐसा नहीं है। उस समय पूरे घर वालों की जिम्मेदारी है कि उस वक्त उसके साथ रहे, उसका ध्यान दे। मेरी माताजी उसका ध्यान रखती थी जब मैं घर पे नहीं होती थी, और स्कूल रोज के पापा उसको छोड़ने जाते थे, मैं लेके आती थी। हम ऐसा रखते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड संदीप का कहना है कि बच्चे के साथ में हम केवल 18 साल ही रह सकते हैं, तो उसके साथ जितना रह सके आपको रहना है। फिर उसके को जब भी जरूरत पड़े हमको रहना है, उसके बाद तो अपनी लाइन बनाएगा ही, बाहर घर से जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बेटे के साथ रहते थे कि आज ये बहुत बड़ा कुछ पेरेंटिंग का फंडा सोचकर नहीं किया था। पूरे परिवार वाले एक साथ बैठते हैं, अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। चाहे मेरे कार्य क्षेत्र में जो प्रॉब्लम आ रही वो भी डिस्कस करते हैं, बेटा स्कूल कॉलेज में जो होता है वो भी डिस्कस करता है। तो उसको फैमिली बॉन्डिंग के बारे में पता है। इसलिए जो काम हुआ है आगे भी ईश्वर कृपा बनी रहे, मैं यही चाहूंगी। चलिए, हमारा अगला सवाल हम दागने के पहले ये जानना चाहते हैं कि आप परिवार में बिल्कुल जुड़ी हुई है, सास और पूरे परिवार के साथ में, तो समय कितना परिवार को आप दे पाती हैं? क्योंकि ज्यादातर आपके प्रोग्राम्स भी होते हैं, कहीं एंकरिंग है, कहीं कुछ है, सर हर जगह तो नहीं जाते होंगे, फिर भी आप कैसे टाइम परिवार को दे पाती हैं? मैंने शुरू में ही कहा कि टाइम मैनेजमेंट, कहते हैं ना कि सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, हर काम अलग ढंग से करते हैं। मैं सीरियल नहीं देखती, दोपहर को नहीं सोती, किटी पार्टीज नहीं करती, हाउसी नहीं खेलती, फोन पे गॉसिप नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती ये नहीं कहूंगी। फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे सारे दोस्तों के साथ हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, वो भी समय हम देते हैं। तो हमारे पास बहुत समय बचता है। आपको थोड़ा सा प्लानिंग से काम करना होता है, प्लस घर वालों का साथ। घर वालों को पता है जिसका प्रोग्राम है, उस वक्त मुझसे कभी किसी ने घर में नहीं कहा कि ये वाला खाना बना के जाना एंकरिंग करने। वो यही कहते हैं कि आज छोड़ दे, हम लोग देख लेंगे, तू अपना लिख, तेरे को जो लिखना है, तुमको जो बोलना है करो। तो पूरा परिवार का सहयोग है कि मैं सारे काम कर पाई। प्लस बाहर निकलो तो हमें पता चलता है कि महिलाओं का मंच मिलना, उस मंच पर खुद को स्थापित करना, उसमें बने रहना कितना कठिन है। इसलिए हमने अपने मंच का निर्माण किया था कि मैं इतनी सारी महिलाओं को मंच दे सकूं। ये सारा स्ट्रगल सब लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग खुद का ये मंच किए थे। और जब हम काम करते हैं और घर के कामों को अच्छे से निभाते हैं ना, तो घर वाले धीरे धीरे सहयोग करने लगते हैं। वाकई हर परिवार को भी आपके परिवार से सीखना चाहिए। कई परिवार होते हैं जो नहीं, बिल्कुल बोलते नहीं, बहू का ये काम है, वो करेगी, उसको करना। वो कंडीशनिंग है, उनकी मानसिकता ऐसा है कि वो बनी हुई है, ऐसा है। इसलिए लड़कियों को अपने पैर पे पहले खड़ा करना चाहिए, उसके बाद उनके विवाह का सोचना चाहिए, और उसके बाद उनको अपने सेल्फ एस्टीम के लिए लड़ना चाहिए कि इस ढंग से मुझसे नहीं बात सवाल करने वाली हूँ, ये बेहद ही आवश्यक है। अब तक के सभी सवालों में मुझे लगता है कि ये सवाल सबसे ज्यादा मुझे आवश्यक है। हमें सूत्रों से पता चला है कि आपको राजनीति के लिए काफी ऑफर्स आते हैं, मुझे भी कई बार लोग बोलते हैं, और बहुत से जानने वालों को भी लगता है कि आप आगे जाकर राजनीति में जरूर प्रवेश करेंगी। इन बातों में कितनी सच्चाई है और राजनीति में आपकी कितनी रुचि है, हमें बताइए, क्योंकि ये सब जो है दर्शक खासकर जानना चाहते हैं। जब जिस प्रोग्राम में आपकी मौजूदगी होती है, उस प्रोग्राम के राजनीतिक परिपेश को जोड़कर आपको देखा जाता है। ये तो मुझे आज ही पता चल रहा है, लेकिन हाँ, ऑफर से लेकर ये जो सुगबुगाहट है ये पहुंचती है, बहुत जरूरी सवाल है। इसका जवाब आपके चैनल से दे पाऊं तो सच में मैं गंगा नहाऊं। मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि हर इंसान जो समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए या सामाजिक कार्य करता है, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, वो जरूरी नहीं कि आगे राजनीति में जाए। मैं सबको हाथ जोड़ के कहना चाहूंगी, जिसको जो काम आता है वो करे। जो राजनीतिज्ञ हैं उनको वो काम आता है, मेरा काम कल्चरल है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने आप को आर्टिस्ट कहलाना पसंद करती हूँ। मैंने अपनी सारी लड़कियों को सिखा रखा है कि अपने आप परिचय में हाउसवाइफ नहीं आर्टिस्ट कहे। तो मैं एक कलाकार हूँ और लोग मुझसे जुड़ते हैं, मैं ये बढ़ जाता है। लेकिन राजनीति और मेरा
कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगी, ये मैं चैनल पे बताना चाहूंगी। और ये डर बाकी लोगों को लगता है। हम लोग एक जगह प्रैक्टिस करते थे बच्चों के साथ, तो मैंने कहा ना कि 2 हफ्ते में 93 बच्चे हो गए। तो वहां जो आसपास की कमेटीज थी और जो समितियां थी, उनको लगने लगा कि मैं शायद आगे राजनीति में जाऊंगी और मैं इस एरिया से चुनाव लड़ूंगी तो मुझे वोट मिल जाएंगे। उन्होंने हमारी प्रैक्टिस के समय जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाना शुरू किया, वहां पे मोटरसाइकिल में लड़कों का वो करना। कैसे समझाऊं कि मैं राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बहुत जगह होता है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम ही मुख्य आकर्षण है, लेकिन पोस्टर पे हमारा नाम नहीं। कहीं सोनाली को वोट ना मिल जाए। मेहरबानो, राजनीति से मैं बिल्कुल दूर हूँ। और भिलाई में जितने पॉलिटिक्स में जुड़े लोग हैं ना, वो सबके साथ कार्यक्रम करती हूँ, चाहे फिर वो देवेंद्र भैया हो कि नीरज पाल, वो लोग हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। या फिर रिकेश भैया तो हमसे राखी बंधवाते हैं। अच्छा। और बिल्कुल हमको सपोर्ट करते हैं, हमको बहुत ताकत है। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कुशल शिक्षिका कह लीजिए, कुशल पत्नी कह लीजिए, बेहतर मम्मी कह लीजिए, हर खूबियों वाली सोनाली चक्रवर्ती ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई अनछुए पलों को हमसे साझा किया। और आने वाले जो समय में क्या योजना ये महिलाओं के लिए लाएंगे, महिलाओं के लिए, वो भी हमें बताया। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खास पेशकश, क्योंकि सोनाली मैडम को मैं अगली बार फिर आमंत्रित करूंगी।